A very good evening to all the student present in the class, remedial class of the basic electrical and electronics engineering. तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। डाउट से क्लियर करते हैं, डाउट्स क्लेरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल करे आप लोगों ने बेटा? सर क्विज पे डाउट था सर। क्विज पे डाउट था, सर ओके। वो इनफाइनाइट यस सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ तो ठीक कर दिया बेटा उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में एक जो आंसर था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, यही सही आंसर है। वो बाई मिस्टेक लग गया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया। आप चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर शो करेगा, उसके आपके मार्क्स भी प्लस थैंक यू सर। ठीक है। हाँ वो आगे मैसेज Okay, आ गया sir. था कुछ स्टूडेंट का, मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। इसके अलावा कोई और डाउट? ओके नो सर। इसके सर अलावा आपने कोई अभी और सही किया है क्या सर? हाँ सर, थोड़ी क्योंकि देर अभी पहले ही किया था सर क्योंकि अभी योर आंसर इज इनकरेक्ट ही बता रहे हैं सर। नहीं अभी थोड़ी देर पहले किया है, एक बार उसको रिफ्रेश करिएगा तो हो जाएगा, है ना। फिर भी नहीं होता ओके तो मुझे बताइएगा, मैंने करा है करीब अभी से 30 मिनट्स पहले उसे करेक्ट किया है, तो वो अपडेट हो जाएगा वो। ओके सर। मैंने सर जस्ट अभी रिफ्रेश किया है तो बता रहा था, बस बता रहे हैं ना? हाँ 9 बता रहा है। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं डाउट से, न्यूमेरिकल्स। यस प्लीज। सर आज लैब क्लास Yes. में सर आ रहे थे तो उनसे पूछा किसी ने कि मतलब प्रोसीजर लिखना है, तो उन्होंने बोला हाँ लिखना है। तो क्या सर प्रोसीजर लिखना है अपने को? देखिए 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 क्योंकि सर जब लैब लेते हैं तो उसमें 3 क्लास होते हैं। एक अपनी क्लास होती है, एआई डीएस के स्टूडेंट होते हैं, और उसके अलावा केमिकल होते हैं, और एक क्लास कोई और भी है। तो कुछ टीचर्स बोलते हैं कि लिखना चाहिए तो उस केस में उन्होंने बोला कि हाँ लिखिए। तो प्रोसीजर आप लिख देंगे तो उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मेरे पार्ट पे, क्योंकि मैं फाइल चेक करूंगा, मैं वैल्यूएट करूंगा, तो देयर इज नो नीड टू राइट द प्रोसीजर। उसकी बजाय आप थ्योरी कैलकुलेशन और उस पे ज्यादा फोकस करें। तो नाउ इट हैज बिकम योर चॉइस, जो लिखते हैं वो लिख, नहीं तो कोई समस्या नहीं सर है। मेरे में भी Mandatory सर नहीं है लिखना। रॉन्ग ही दिखा रहा है सर मेरे में। सर मेरा भी रॉन्ग ही अच्छा दिखा ठीक है, चेक करना थोड़ी ये देर सही में। नाइन तो दिखा रहा है। अच्छा रॉन्ग दिखा रहा है? नहीं ठीक है, मैं एक बार फिर चेक करूंगा, वो राइट हो जाएगा। वो क्वेश्चन मेरे नॉलेज में आ गया है तो उसके नंबर आपको +1 मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आपको आ गया, पहली चीज अच्छी ये है। उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, दूसरी अच्छी चीज ये है। और वो अब शो होना चाहिए करेक्ट, तो मैंने उसे ठीक कर दिया। अदरवाइज मैं उसे एक बार फिर चेक कर लूंगा, वो सही करेक्ट भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? यस Am I यस audible? यस सर। ओके अभी आते हैं क्वेश्चन पे। आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं क्या? किसी क्वेश्चन में डाउट है? थेवेनिन्स थ्योरम, यस सुपरपोजिशन? सर, एक क्वेश्चन में सर एक क्वेश्चन में डाउट है डाउट है, सर। ओके। तो मैं इस स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को शेयर करिए। आपके पास क्वेश्चन है, शेयर कर सकते हैं? यस सर, क्वेश्चन जो आपको भेजा भी था सर। अच्छा तो आप इसको अभी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, अभी 1 हाँ मिनट सर। ठीक, आराम से। हाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। आपने मोबाइल या लैपटॉप जैसे भी कर रहे हैं, आप एक बार शेयर करिए क्वेश्चन को, मैं उसको ड्रॉ करके फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कोई और डाउट किसी को? एक क्वेश्चन तो अभी शेयर कर रहे हैं। कुछ और डाउट किसी को अगर है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर यस सर विजिबल हो रहा है क्या सर? हाँ, आपकी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप, लेकिन अभी हमको हमारा मूडल पे ये दिख रहा है, अपना स्क्रीन दिख रही है। आपके मोबाइल की या लैपटॉप की जो भी है, अपने आप उस पेज को शेयर करिए जहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको सर इस पे ही है सर, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा नहीं फिर नहीं दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा सर है। नहीं दिख रहा है नहीं सर, एक्चुअली मैं टैब पे हूँ। अच्छा टैब पर हो, टैब में उस टैब को सिलेक्ट करिए जिस टैब में क्वेश्चन है। अभी जो टैब आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो टैब है ये आपका, क्या बोलते हैं, मीट लिंक वाला टैब आपने सिलेक्ट कर रखा है। जब आप टैब सिलेक्ट करते हैं तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको वो टैब सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस टैब में आपका क्वेश्चन है।
या फिर सर 1 मिनट स्टॉप। में स्टॉप शेयरिंग करके फिर हाँ करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करिए, और पूरा चाहे तो फुल स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं यदि आपने पहले से पीडीएफ को ओपन किया हो। जैसे ही आप पीडीएफ को दोबारा ओपन करेंगे तो वो दिख जाएगा। यस, कुछ और भी पूछ रहे थे कोई? सर एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड जो है लैब मैनुअल जी का, उसमें कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही। बेटा, आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल। सर एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है ना सर? हाँ। सर उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है सर। अ, कौन सी ब्रांच है आपकी? सर AIML। ए आई एम एल वालों को तो कैलकुलेशन कैसे कराना है तो मैंने आपको बताया था लैब में। सर उसमें एरर है सर कि नहीं है ये पता नहीं चल रहा सर, क्या नहीं फॉर्मूले नहीं, दूसरे लगा। एरर तो क्वेश्चन नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देयर इज नो चांस ऑफ एनी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू हो। क्योंकि देखिए, आप चीज को समझिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था? टू वेरीफाई द थेवेनिन, टू वेरीफाई द केवीएल एंड केसीएल। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था? टू वेरीफाई द सुपरपोजिशन। तो वहां पे आपको वेरीफाई करना था। Verify means you are having the theoretical result and now you are verifying the theorem with the practical results। जब verify कर रहे हैं और exactly verify नहीं हो रहा था तो हमने वहाँ परसेंटेज एरर निकाली कि हमें क्यों चेंज आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने R और L की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, मेजर किया है और उसका कैलकुलेशंस करें। या तो मैं आपको ये बताऊं कि इस पर्टिकुलर चोक कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है और इंडक्टेंस इतना है, तब आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। Otherwise, in practical situation, if you don't have the actual कि हम किस तरह से सर्किट के एलिमेंट्स को मेजर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम आर एल सी एलिमेंट को सर्किट में अगर मेजर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो उस पार्ट में वेरिफिकेशन तो है ही नहीं, और वेरिफिकेशन अगर नहीं है तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी परसेंटेज एरर। तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। सर पर जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना कैलकुलेशन में सर, हाँ सर उसमें दो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं सर। एक तो वाला है R = P/I² वाले ठीक से। है, ठीक है। सर उससे अलग आ रहा है, और B = IR से अलग आ रहा है सर। V इज इक्वल टू आई आर से अलग आ रहा है और उससे अलग आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ रहा है सर। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम डिस्कस करते हैं। आप वैल्यूज को भी शो करिएगा, मैं अभी इसको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। यस सर। आप वैल्यूज बता सकते हैं क्या हमने क्या वैल्यू ली थी? पी की वैल्यू हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है आपके पास अभी? यस सर है। तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल शेयर करो आप। सर शेयर मैं बोल दूं सर नहीं, आपको? हाँ, एक सेकंड, हाँ वैल्यूज केवल बोल देना, जस्ट ए मिनट, कुछ हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर विजिबल है। यस सर। विजुअल सर। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक, ठीक है। चलिए अब बताइए, वैल्यूज बोलिए। पी की वैल्यू सर क्या है? सर V = 140 वोल्ट। V इज इक्वल टू 140 वोल्ट। सर यस, नेक्स्ट। सर करंट दिया है 0.18 करंट है एम्पियर। 0.2। वन एट एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट। पावर सर 8 वॉट। 8 वॉट पावर है, ठीक है। अब आपको इसकी हेल्प से सारे एलिमेंट निकालने, हमारा टारगेट है बेसिकली आर और एल निकालना। तो आप अगर निकाल रहे हो P इज इक्वल टू I² R से, आप ये कह रहे हो। और दूसरा आपने बोला कौन सा फॉर्मूला? सर V = IR। क्या? हाँ हाँ। सर V = आवाज IR। तक नहीं आई क्योंकि या तो मेरा इंटरनेट, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोग को? यस सर थोड़ा लैग हो रहा है। ओके ओके। V इज इक्वल टू IR। शायद इंटरनेट का कुछ इशू है इस वजह से। अब आपने यहाँ से कैलकुलेट किया 8 डिवाइडेड बाई 0.18 स्क्वायर, यहाँ से R की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर V की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाई 0.18 करके R की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू कितनी आती है बेटा सॉल्व करने पर? मैं करता हूँ। अच्छा,
8 डिवाइड बाई ब्रैकेट 0.18 रेज टू द पावर 2, 246.9 है। This value is 246.9 ohms और ये वैल्यू कितनी आएगी 140 डिवाइडेड बाई 0.18, ये वैल्यू आती है 777.78 ओम। ऐसे ही सॉल्व किया था। यस सर, ऐसे यस किया था, सर, यही आ रही है। यस सर। ओके, तो अब कोई बता सकता है कि ये दोनों आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सर यहाँ पे जो V इक्वल्स टू आई आर है वहां पर V इक्वल्स टू आई जेड होगा, क्योंकि सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस भी होगा। वेरी गुड, ये चीज हमने उस दिन लैब में डिस्कस करी थी बेटा, और ये मैंने बताया था। जो फॉर्मूला की लिस्ट मैंने दी, अगर आप उस पीडीएफ को देखोगे तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर इज ओके, बट द सर्किट इज हैविंग द Z means it is having the two elements R as well as the inductance L, जिसको हम XL से कैलकुलेट करते हैं। So the those circuit who are having the R as well as L and C, then in that case the actual formula is V is equal to I into Z। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। V is equal to IR से आप अप्लाई करके जो आंसर निकालोगे वो आंसर गलत होगा। P is equal to I square R फॉर्मूला सही, क्योंकि I square R लॉसेस केवल रेजिस्टेंस के थ्रू होते हैं। I think now the thing will be okay to you। सर समझ में सर, तो इसमें तो परसेंटेज एरर निकालने की जरूरत ही नहीं है सर, अपन को तो सिर्फ जरूरत ही नहीं है। इंडक्टेंस और यस सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। इसमें और सर परसेंटेज एरर जो निकालने पावर फैक्टर है, सर जो पावर फैक्टर है वो यूनिटलेस होता है ना? पावर फैक्टर यूनिटलेस होता है, लेकिन लीडिंग या लैगिंग उसमें लिखना होता है। तो पावर फैक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं, ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट है, इसको मैं आगे पढ़ना है, लेकिन हम बताता हूँ। पावर फैक्टर एक होता है लीडिंग, पावर फैक्टर हो सकता है लैगिंग, और पावर फैक्टर हो सकता है नाइदर लीड नॉर लैग, ये तीन हो सकते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर होता है जो आपके पास कैपेसिटिव एलिमेंट हो, लैगिंग होता है जो आपके पास इंडक्टिव एलिमेंट हो, नाइदर लीड नॉर लैग होता है जो आपके पास रेजिस्टिव एलिमेंट हो। उसके बाद जब इनके कॉम्बिनेशंस आपस में बनते हैं तो भी पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग या लैगिंग होता है। तो अपने केस में जो पावर फैक्टर आरएल सर्किट में है उसमें पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। क्यों? ऐसे मैंने कहा कि आर और एल, तो आर के लिए आप बोलोगे सर ना तो ये लीड होगा, नाइदर लीड नॉर लैग, और इंडक्टेंस बोलेगा कि ये लैग होना चाहिए। तो यहाँ से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, नाइदर लीड नॉर लैग, लेकिन इंडक्टर बोलता है कि ये लैग होना चाहिए। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन करके आएगा, पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। तो यहाँ अपने सर्किट में पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो यूनिट नहीं होती है, लेकिन उसका नेचर जो है वहां पे हम शो करते हैं। इज इट ओके? यस सर। Okay. Any other doubt related to this experiment, related to this one? सर Yes. सर, जो आपने वो स्क्रीन शेयर करने का बोला सर, वो दिक्कत आ रही है सर उसमें। अच्छा, स्क्रीन दिक्कत आ रही शेयर है। एक बार आप हाँ। समझा सकते हैं सर कैसे करनी है? कुछ नहीं, आपको सिंपली जैसे अभी आपको मेरा यहाँ पे दिख रहा है, जो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, स्टॉप प्रेजेंटिंग लिख के आ रहा है। यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इस पे आप जाएंगे, तो जब आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे जैसे भी अभी जो स्टॉप प्रेजेंटिंग लिख के अभी आ रहा है, एक सेकंड। तो अभी यहाँ पर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर लिख करके आएंगे, तीन ऑप्शन बन करके आएंगे आपके पास यहाँ पर कि टैब शेयर कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर पे जब आप जाएंगे तो उस स्क्रीन पे पहले टच करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे स्क्रीन बन करके आती है उस पर आपको टच करना पड़ेगा या क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट होगा। तो जहाँ पे आपका शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए, उसका जो स्क्रीन बन करके आ रही है उसको स्क्रीन को टच करिए, क्लिक करिए, उसके बाद शेयर करिए और फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हम देख पाएंगे इसको। अदरवाइज आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, मैं अपने व्हाट्सएप से ओपन कर लेता हूँ। सर एक बार ट्राई करता हूँ सर। आप हाँ ट्राई करो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप से ओपन कर लेता हूँ। सर यस यस प्लीज। सर थेवेनिन्स थ्योरम फिर से समझा दीजिए सर, मेरे को पहले प्रॉब्लम आ रही थी।
ओके बेटा बताता हूँ। बेटा थेवेनिन्स थ्योरम में क्या डाउट है आपको? सर वो क्वेश्चन नहीं बनते उसके उस प्रोसेस से। क्वेश्चन ही नहीं बनते थेवेनिन्स थ्योरम से। अच्छा, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, थोड़ा बता सकते हो थेवेनिन्स थ्योरम की, जो आपको समझ में आया, मैं थोड़ा समझ पाऊँ अगर तो। व्हाट इज थेवेनिन्स थ्योरम? कुछ समझ में आया आपको, कैसे करते हैं, क्या स्टेप होते हैं, फिर मैं समझ पाऊंगा कि आप कहाँ फंस रहे हो। सर वो ये पता है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं थेवेनिन्स थ्योरम में, हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इन थेवेनिन्स थ्योरम? जब थेवेनिन्स थ्योरम से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपने पढ़ा है वाकई में थेवेनिन्स थ्योरम? पढ़ा है आपने बेटा? यस सर, ट्राई कर रहे थे। ट्राई तो ठीक है, मतलब ट्राई कहाँ तक किया मुझे वो समझ में नहीं आया अभी तक। थेवेनिन्स थ्योरम ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपका डाउट नहीं, आपने सीधे क्वेश्चन रेज कर दिया कि आप समझ में ही नहीं आई। 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस लिया, वोल्टेज ली, सोर्स लिया, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस। बेटा आप जिनका डाउट था बेटा, आप मुझे क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दो, मैं उधर से शेयर कर देता हूँ, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करते। दिस इज ए क्वेश्चन एंड दिस इज ए लोड रेजिस्टेंस RL। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे में व्हाट्सएप आया नहीं है शायद, नेट स्लो है, ठीक है। तो अब अभी सबसे पहले जब थेवेनिन्स थ्योरम से हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेप होंगे? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जिनको थेवेनिन्स थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आया उनसे है मेरा क्वेश्चन ये। पवन, आई थिंक पवन का डाउट था। तो सर पहले लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लोड रेजिस्टेंस तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लोड रेजिस्टेंस? सर बहुत सारी स्टेप है, वो कौन सा मैश एनालिसिस कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैश एनालिसिस कैसे लगाएंगे? वो स्टेप बताए पड़ेंगे आपको बेटा। अच्छा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो बन करके आता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? एक फाइनल सर्किट जो बन करके आएगा, सर 2। क्या क्या होंगे उसमें? सर करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज, ओके। करंट और वोल्टेज कैसे कनेक्ट होंगे आपस में, सीरीज में या पैरेलल में? सर सीरीज में। सीरीज में। इट मींस दिस इज ए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ए करंट सोर्स, इस तरह, कुछ इस तरह से। यस सर। ओके, इसके बाद आगे सर्किट कैसे कनेक्ट होगा? आगे तो वैसे रहेगा जो क्वेश्चन में, वही। ओके, मैं लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहे हैं RL, इस तरह से। इसको नाम दे सकते हैं VTS को, नाम दे सकते हैं ITS, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। तो बेटा अभी बात ये है कि अभी आपने पढ़ा नहीं है इसको, तो बिना पढ़े ये कह देना कि सर समझ में नहीं आया, ये थोड़ी सी कमी होती है स्टूडेंट की। तो थोड़ा पढ़िए इसको, जो रिकॉर्डेड वीडियो दिए गए हैं वो पढ़िए। बात ये है कि मुझे बताने की दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन सब कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप पढ़ करके आएँ, क्योंकि आपने जहाँ करंट सोर्स सीरीज में लगा दिया वोल्टेज सोर्स के साथ, मतलब आपने पढ़ा नहीं है। और पढ़ने के बाद जिनके डाउट हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे थेवेनिन्स थ्योरम दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, जब तक आप उसको एक बार पूरा पढ़ के रिवाइज ना कर लें। आपको बेसिक सर्किट, हाँ बेसिक सर्किट आपने पढ़ा नहीं, देखो डेफिनेटली आपने पढ़ा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, उतना टाइम नहीं मिला आपको या जो भी चीज़ें आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उसके बाद पढ़िए। पहले उस लेक्चर पे जाइए, रिकॉर्डिंग आपके पास है, PDF आपके पास है, जाके देखिए, समझिए, और उसके बाद आपको टाइम चाहिए तो आपको उसके क्वेश्चन के डाउट क्लियर करने में टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी इस स्टेज पे नहीं है। ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि सर ये, कोई बोलेगा सर KVL समझ में नहीं आया तो हम KVL बताने बैठ जाएंगे। ऑलरेडी हम 11 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, तो यूनिट 2 पे हम आ चुके हैं, तो ये बेसिक चीज़ है। तो सर वो तो आते हैं, वो आते हैं, लेकिन थेवेनिन्स थ्योरम भी कराया ना, थेवेनिन्स थ्योरम भी। अच्छा, किसी और से पूछते हैं, पवन के अलावा क्या कोई और बता सकता है कि इस क्वेश्चन में जब हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे? सर थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH एंड RL। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर वहाँ पर। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, सर लोड रेजिस्टेंस, ये होगा ना इस तरह से।
तो ये हो गया, ये होगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें कैलकुलेट करने होते हैं बारी बारी। हम कैलकुलेट करते हैं VTH, हम कैलकुलेट करते हैं RTH, और RL की वैल्यू तो हमको डायरेक्टली दी होती है। जब हम RTH कैलकुलेट करते हैं तो क्या स्टेप होंगे, एनीवन? सर वोल्टेज सर लोड सर रेजिस्टेंस शॉर्ट को सर्किट, हटा देते तो हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, वोल्टेज को करंट शॉर्ट सोर्स सर्किट को लोड ओपन करंट को ओपन करेंगे करेंगे और लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस टर्मिनल्स कैलकुलेट कंप्लीट है। करेंगे। वेरी गुड। और यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, 1 ओम रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है 0.5 ओम रेजिस्टेंस, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ओपन कर दिया हमने लोड टर्मिनल्स को, और यहाँ सर्किट को ऑब्जर्व किया RTH। तो इसका रिजल्ट आएगा दिस 1 ओम विल बी इन पैरेलल विद दिस 1 ओम, 1 पैरेलल 0.5 प्लस 0.5 ये वाला, तो मिल करके 1 ओम का यहाँ पे RTH की रहेगी। ऐसे ही हम VTH कैलकुलेट करेंगे। तो बात वही है कि देखिए आपने रिवाइज करिए और आपको समझ में आएगा, फिर डाउट्स जो हैं उससे आप पूछ सकते हैं। तो नाउ आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप किया है अभी। वो क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ठीक है, ये आपने पूछा था। ये क्वेश्चन है, देयर इज ए वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 5 वोल्ट, there is a resistance of 2 ohm connected here, and there is a resistance of load resistance 1 ohm connected here, and another 2 ohm resistance is connected here. This terminal is E terminal, और यहाँ पर एक करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स की वैल्यू 3 एम्पियर दी गई है, और सर्किट यहाँ पे कैलकुलेट कंप्लीट हो जाता है। कहता है कि फाइंड द करंट थ्रू RL बाय थेवेनिन्स थ्योरम। आपको RL से निकालना है। मैं क्वेश्चन फिर से लेता हूँ। Find current through RL by Thevenin's theorem. This is the statement. अब थेवेनिन्स थ्योरम से जैसे करना है, तो अभी हमारे पास, हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, RTH कैलकुलेट करेंगे। RTH कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बताए गए कि 2 ओम का रेजिस्टेंस जैसे लगा हुआ एज इट इज रहेगा। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। इधर आते हैं सर्किट में, इस टर्मिनल पे, यहाँ पर आए, 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है। करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया और यहाँ पर आकर के सर्किट को कंप्लीट किया, और लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे, जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे RTH। दिस इज RTH। तो इस केस में RTH की वैल्यू कितनी आई, क्या कोई बता सकता है? What will be the value of RTH in this case? 1 ओम सर। 1 ओम। ओके, एक आंसर 1 ओम आता है। कोई और? सर 4 ओम। 4 ओम। दूसरा आंसर 4 ओम आता है। 2 ओम। एक आंसर 2 ओम आता है। ये तीन ही ऑप्शन बचते हैं। तो 1 ओम गलत है, 4 भी गलत है, 2 ओम सही है। देखिए इस क्वेश्चन को अब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। देखिए आपको यहाँ से, ये जो सर्किट डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा सिंपल करके ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। टर्मिनल A को के वायर को, ये सिंपली एक वायर होता है, इसको हम यहाँ रखें या इस वायर को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ, बात तो एक ही है। तो मैं इस A वाले वायर को पकड़ के मैं इधर ले आया। जब यहाँ आ गया तो अब ये टर्मिनल मिल गया। इस टर्मिनल में आगे आकर के आपको ये 2 ओम मिला, और इधर आप आए तो इधर भी आपको 2 ओम मिला। इस तरह से फिर रिमेनिंग ब्रांचेस जैसे थी वो ऐसे आ गई, और ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टर्मिनल B है, तो ये टर्मिनल B, और इस वाले वायर को पकड़ के हम बाहर लेकर के आ गए, तो ये वायर यहाँ पर आ गया B। थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर ये ओपन है तो ये ओपन रहेगा। हाँ, तो ये इस तरह से है ड्रॉ, इस तरह से आ गया। अब हमें AB के अक्रॉस जो है वो के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो A से स्टार्ट करेंगे, B तक पहुंचेंगे। A से स्टार्ट करेंगे, B तक पहुंचेंगे। तो कहता है जब आप इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके आए, तो कहता है इस वाले पाथ पे तो आप मूव कर सकते हो, लेकिन इस वाले पाथ पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इस वाले पाथ पे ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होगा नहीं। तो मतलब ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्किट। यहाँ से अगर आते हैं तो इस 2 ओम के थ्रू आप फ्लो करोगे, वापस आकर के यहाँ B तक आप पहुंच जाओगे, पाथ को पूरा करोगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, जिसको हम RAB कह सकते हैं, AB के अक्रॉस, वो 2 ओम निकलेगा, और वही आपका RTH के इक्विवेलेंट होगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल करके बताऊं, तो मान लीजिए कि मैंने इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर लिया
ए वाली ब्रांच को मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ये ए वाली ब्रांच आती है। बी वाली एक जो 2 ओम रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर, ये वायर है, सिंपली इस वायर को मैं लेकर के आया, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये हो गया बी। और ये जो ओपन वाला वायर पड़ा हुआ है, इस वाले वायर को मैंने यहाँ पे ला करके छोड़ दिया इस तरह से, ये 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। और इस वाली ये जो ब्रांच है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैंने इसको ड्रॉ भी नहीं किया, छोड़ दिया। अब ए बी के अक्रॉस आप देखो कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आप सर्किट को देख करके बता दो कि सर यहाँ पर जो इस वाले टर्मिनल पे आने के बाद इस 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल यही 2 एग्जिस्टेंस में आ रहा है, ए बी के अक्रॉस प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हुए चल रहा है। ए से लेके बी तक जब हम मूव करते हुए जाएं तो हमको एक प्रॉपर कनेक्टेड सर्किट मिलना चाहिए, जिसको हम अदर वर्ड से बोलते हैं कि देयर शुड बी द फ्लो ऑफ द करंट बिटवीन द 2 टर्मिनल्स। तो this 2 ohm resistance is coming in the path between A and B while there is a open circuit for this particular 2 ohm resistance. So the equivalent resistance or the VAB value will be the 2 ohm and this will be considered as RTH. क्या इस पार्ट में किसी को डाउट है जो मैंने बताया? अगर है मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस है और वो ओपन में है, तो उसका अपन लेंगे नहीं क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा, दूसरे पाथ को ले लेंगे अपन उसके रेजिस्टेंस को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो रेजिस्टेंस ऐसा है जो ओपन सर्किट का पार्ट है, वो सिर्फ दिखाने के लिए रेजिस्टेंस तो लगा है, लेकिन एक्चुअली वो सर्किट का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसका सर्किट में होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके थ्रू करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। इज इट ओके? यस सर। ये बात ओके ओके ठीक है। तो आरटीएच तो कैलकुलेट हो गया, अब इसके बाद वीटीएच निकालना है, तो वीटीएच के लिए सर्किट ड्रॉ करते हैं। नाउ आई एम ड्राइंग द सर्किट फॉर वीटीएच, कैलकुलेशन फॉर वीटीएच। वीटीएच के लिए मैंने कहा था कि जैसा जो सोर्स लगा हुआ है वैसे ही लगा रहेगा, केवल लोड को रिमूव कर देंगे। 5 2 2 3, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। 5 आपके पास यहाँ पर एक बैटरी है 5 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस है आपके पास 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है आपके पास 2 ओम का, और एक करंट सोर्स है आपके पास 3 एम्पियर का। ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस जो लोड कनेक्टेड है उस लोड को आपको ओपन कर देना है, और इस लोड के अक्रॉस आपको क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वही वीटीएच वोल्टेज होगा। तो अब इस यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कोई भी पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने एक पाथ सिलेक्ट करा कि मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से होकर के और वापस यहाँ पर आऊँगा। मैंने इस वाले पाथ को क्यों सिलेक्ट किया मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने इस पाथ को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि राइट हैंड साइड से अगर मैं मूव करूँगा तो मुझे रास्ते में करंट सोर्स मिलेगा, और जब करंट सोर्स मिलेगा तो हम वोल्टेज की इक्वेशन लिख नहीं सकते उसमें, तो क्योंकि वो वोल्टेज और करंट का एडिशन वाला दिक्कत आएगी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले पाथ को फॉलो किया, और ए पर वोल्टेज मैंने अज्यूम कर लिया VA और बी पे वोल्टेज अज्यूम कर लिया VB। अब ए से बी की और इक्वेशन लिखते हैं, तो प्लस VA -2 इंटू करंट, जो भी 2 ओम में करंट होगा, करंट अक्रॉस 2 ओम। अब इस वोल्टेज सोर्स में आए तो -5 माइनस VB इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनी VA माइनस VB एक साथ ले लिया इज इक्वल टू 2 इंटू करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस प्लस 5। ये इक्वेशन A माइनस VB को ही हम VTH का नाम दे सकते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर इस 2 ओम के अक्रॉस जो करंट आपने यहाँ लिखा हुआ है ये करंट कितनी होगी? बेसिकली जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, दिस करंट आई हैव गिवन द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस एज द नेम ऑफ I2 ओम, ये मैंने नाम दिया है। तो अब इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, हम सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे और ओपन ब्रांचेस को यहाँ से हटा देंगे। मतलब ये VA वाली ब्रांच कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा और VB वाली ब्रांच यहाँ पे नहीं रहेगी। तो सिंपल एक सर्किट 5 2 2 3, यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस 5 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम, एक और रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम, और एक ये करंट सोर्स यहाँ पर 3 एम्पियर। ये सर्किट बन गया।
अब आपको देखना है सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है यहाँ पर कि अगर कोई एक ऐसा सर्किट है में कनेक्टेड है तो करंट का जो फ्लो होगा वो बेसिकली सर यस आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई सर, क्या बताया सर आपने? एक सेकेंड मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ, उससे प्रॉपर आएगी। लेट मी चेंज द कनेक्शन। अभी आवाज आ रही है? Am I audible now? यस सर, यस सर, यस सर। सर। होपफुली अभी आवाज ठीक आएगी। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, यदि कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब मैं अगर एक एग्जांपल लूँ इस सर्किट का, एक सिंपल एग्जांपल, कि मैं बोलता हूँ कि एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है और इसमें एक करंट सोर्स भी लगा हुआ है। तब इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो कैसा करंट का फ्लो होगा? कहता है जो भी इसमें करंट सोर्स जो करंट प्रोवाइड करेगा वही सेम करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करती रहेगी। ये ऐसा प्रैक्टिकली वेरीफाई भी किया जाता है। वोल्टेज सोर्स से भी उतना ही करंट आएगा जो इस करंट के साथ मैच करता हो। बेसिकली अगर ये 1 एम्पियर करंट दे रहा है तो सर्किट में 1 एम्पियर फ्लो करेगा, अगर 2 एम्पियर दे रहा है तो ये 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। जितना ये करंट प्रोवाइड कर रहा है करंट सोर्स, उतना ही करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो इस पूरे सर्किट की अगर हम बात करें, देन दिस सर्किट इज प्रोवाइडिंग द 3 एम्पियर करंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। 3 एम्पियर इस पूरे सर्किट में एक करंट सोर्स लगा हुआ था जो कि इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड था। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख ही नहीं सकते। आप इस पूरे कंप्लीट मैच में आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन लिखने की कोशिश करो मैथ एनालिसिस के लिए, तो आप बोलोगे सर मैथ एनालिसिस की इक्वेशन यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर वो करंट सोर्स रास्ते में आएगा ही आएगा। और जब भी करंट सोर्स आएगा तो वोल्टेज और करंट का अलजेब्रिक सम हम ले ही नहीं सकते। तो करंट यहाँ पर हम मैथ इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो करंट कितनी फ्लो करेगी? आप यहाँ पे नोडल अप्लाई करो। अगर आप नोडल एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे जो भी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर है। तो इस वाले नोड में जो इनकमिंग करंट है वो कितनी होगी? 3 एम्पियर। जो सोर्स 3 एम्पियर दे रहा है वो यहाँ से होते हुए 3 एम्पियर यहाँ पहुंच गया। अब इस अगर ये इनकमिंग है तो डेफिनेटली आउटगोइंग भी कितनी होगी? 3 एम्पियर ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो भी 3 एम्पियर ही फ्लो करेगा। तो इसको हम एज ए रिजल्ट भी समझ सकते हैं, if there exists voltage source in series with the current source, then the net current will flow according to the value of the current source, जो करंट सोर्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस सर्किट में 3 एम्पियर ही करंट का फ्लो होगा। इट मींस वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो करंट इस 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो 3 एम्पियर की वैल्यू होगी। अब ये 3 एम्पियर वैल्यू, तो इसी 3 एम्पियर की वैल्यू को ले जाकर के आप यहाँ पुट कर दीजिए। यही तो वैल्यू यहाँ पुट करनी थी। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा VTH इज इक्वल टू 2 into current across 2 ohm, it will become 3 ampere plus 5, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 plus 5, it will become 11 volt। तो VTH की वैल्यू 11 वोल्ट आ गई। तो VTH is 11 volt, RTH is 2 ohms। Now we can draw the Thevenin's equivalent circuit and solve the question। तो VTH is equal to 11 volt, RTH is equal to 2 ohm, and the value of RL कितना था? 1। RL value is 1। यहाँ पे RL जो होगा वो RL is equal to 1। यहाँ पर अब IL करंट जो फ्लो करेगा, IL करंट, इसकी वैल्यू जाएगी VTH डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH 2। तो 11/3 एम्पियर, यही आंसर आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन ये? यस सर। यस सर। इसके अलावा कोई और डाउट किसी को, किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में? सर यस। आपने इसी क्वेश्चन में जो आपने पॉइंट बनाया वो नोड के लिए सर, वो क्यों लिया सर? आपने बताया कि नोडल एनालिसिस से भी हो जाएगा सर। वो समझाने के लिए, ऐसे मान लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन में, जस्ट इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं इसको एक जंक्शन ले लेता हूँ।
जंक्शन पॉइंट में लेता हूँ। मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि यहाँ पर सर्किट की 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, और वो 2 ब्रांचेस कौन सी हैं? एक ब्रांच जिसमें करंट सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस है, इस साइड वाली ब्रांच, एक ये पर्टिकुलर ब्रांच, और दूसरी ब्रांच जो मैंने अज्यूम करी वो इस नोड से आगे जाकर के जिसमें जिसमें वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है। इस तरह से मैंने 2 ब्रांच अज्यूम कर ली। मान लीजिए कि सर्किट इस तरह से था जिसमें दोनों लेफ्ट साइड पार्ट अलग था, राइट साइड पार्ट अलग था, दोनों को आकर के मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, ठीक, जंक्शन पे ज्वाइन कर दिया। तो अगर जंक्शन पे ज्वाइन करेंगे तो बेसिक जो किरचॉफ करंट लॉ है क्या बोलता है? इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड से जो करंट आ रही है वो राइट हैंड साइड में फ्लो करेगी। अगर इसी में 2 ब्रांचेस हो जाती तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाता, 3 होती तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाता, इस तरह से हो जाता। अब इस वाले केस में हमारे पास 2 ही ब्रांच थी, तो इनकमिंग I1, अगर ये I1 है और ये अगर I2 है जाने वाली, तो सिंपली क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू I2, यही लिख देता हूँ, I1 इज इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू क्या? आप बोलोगे सर करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है 3 एम्पियर का, तो यहाँ पे करंट जो मिलेगी वो 3 एम्पियर है, तो I1 की वैल्यू 3 एम्पियर। जब 3 एम्पियर I1 है तो I2 कितना होगा? वो भी 3 एम्पियर होगा, ये 3 एम्पियर यहाँ फ्लो करेगा। तो नोडल एनालिसिस से हम अगर वेरीफाई करना चाहें अपनी स्टेटमेंट को, जो मैंने आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था कि अगर एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो सर्किट में जो करंट सोर्स जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वही करंट फ्लो करेगी, ये मेरा स्टेटमेंट था। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया कि आप यहाँ पे नोडल लगा करके इसको वेरीफाई भी कर दिए, तो वो बात वेरीफाई भी हो गई। तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, आपको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट ओके? यस सर। कोई और डाउट इसके अलावा किसी को? सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक क्वेश्चन भेजा है, उसको सुपरपोजिशन से सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा गलत आ रहा है आंसर। थोड़ा गलत आ रहा है मतलब? गलत आ रहा है मतलब। गलत आ रहा है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम, नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। क्वेश्चन में ड्रॉ करता हूँ, शायद किसी ने पहले कर भी लिया तो। यहाँ पर हमारे पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है और सीरीज में बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस टर्मिनल इस तरह से। इसके साथ पैरेलल में आपको यहाँ पर कनेक्टेड मिलेगा एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इधर एक लगा हुआ है 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके साथ इधर लगा हुआ है, और स्टंट में सॉरी सीरीज में आपकी आवाज बहुत सर ब्रेक हो स्क्रीन रही फ्रीज है हो गई है सर। और स्क्रीन भी फ्रीज हो गई है। ओके, ऐसा हो गया। अभी स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये है क्वेश्चन जिसमें 15 वोल्ट का सोर्स, 1 ओम का रेजिस्टेंस, एक 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में, 0.5 ओम यहाँ लगा हुआ है, 2 ओम इधर लगा हुआ है, 1 ओम इधर, और 20 वोल्ट इधर लगा हुआ है, और कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस resistance, or we can say this particular branch, by using the superposition theorem। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 हम लेंगे 15 वोल्ट का जो सोर्स है, इसको हम कंसीडर करते हैं इट इज ऑपरेटिंग। इफ दिस सोर्स इज ऑपरेटिंग देन 20 वोल्ट जो है वो
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इन केस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। 15 1 1 जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस, एक 15 वोल्ट का सोर्स और 1 ओम का रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, 0.5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, 2 ओम रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो 1 ओम रेजिस्टेंस और इस वाले सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमें करंट कैलकुलेट करना है। इस वाली ब्रांच में जो करंट होगी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी इस 1 ओम के लिए, यहाँ पे हमको देखना है। तो इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है बेटा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? जो हमें इस 1 ओम में करंट निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट द करंट इन दिस 1 ओम रेजिस्टेंस। पहले हमें फर्स्ट केस ये करना होगा। चलिए मैं पहले सेकंड स्टेप भी लिख देता हूँ यहाँ पर। इफ आई ड्रॉ द सर्किट फॉर स्टेप नंबर 2, देन इन स्टेप नंबर 2 20 वोल्ट को हम ले लेते हैं ऑपरेशन में, ऑपरेटिंग, और इसके अलावा 10 जो है अपने पास 15 वोल्ट जो है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद हम सर्किट को अगर फिर से ड्रॉ करें तो अब की बार यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 1 ओम यहाँ पे लगा देते हैं, 0.5 ओम यहाँ पर, 2 ओम कहीं यहाँ पर, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम का, और एक ये 20 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस। हमको इन दो सर्किट्स को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर पार्ट पे? मेरी वॉइस आ रही है? सर वो रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है 1 ओम 0.5 और 2 ओम, तो उसके लिए अपन को पूरा लूप कौन सा वाला लेना पड़ेगा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। या तो इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके करना पड़ेगा या फिर अलग अलग। ओके देखिए, इक्विवेलेंट कैलकुलेट मत करिए वरना बाद दिक्कत होगी। बेसिकली आपको करंट जो निकालना है वो निकालना है इस 1 ओम में, आपको इस 1 ओम के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 में भी आपका टारगेट है इस 1 ओम के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना, और स्टेप नंबर 2 जो हमने 20 वोल्ट को लिया तब भी आपको इस 1 ओम में करंट को कैलकुलेट करना है। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, ठीक है। रिमेनिंग सर्किट में आप जो भी चेंजेस करना चाहें, इक्विवेलेंट वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये 0.5 ना तो इस 2 के साथ सीरीज में है ना पैरेलल में, ये 0.5 ना तो इस 1 के साथ सीरीज में है ना पैरेलल में। तो सबसे बेटर ये है कि आप यहाँ पर करंट लीजिए I1, इसमें करंट लीजिए I2, और यहाँ पर करंट लीजिए I3, जैसे मैश एनालिसिस करते थे। कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी लग रही होगी जब तक आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना नहीं सीखा है, अदरवाइज सिंपल हो जाएगा। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन बनेगी +15 -1 I1 -1 I1 -I2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये बनेगी 0.5 I2 -0.5 I2 -2 I2 -I3, उसके बाद -1 I2 -I1 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन मैं यहाँ से लिखता हूँ, इक्वेशन क्लॉकवाइज मूव करने में बनेगा -1 × I3 -2 × I3 -I2 इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि मैंने ये इक्वेशंस सही लिखी होंगी, इन इक्वेशंस में कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर है तो आप बता सकते हैं। ये इक्वेशन लिखना समझ में आ गया बेटा? ये तो आता ही है ना? यस सर। तो अब हमें यहाँ पर 1 के अक्रॉस जो करंट है वो कौन सी करंट है? I3 करंट। बेसिकली हमें यहाँ पर I3 करंट को कैलकुलेट करना है। ये इक्वेशन आप बिल्कुल मतलब बैलेंस माइंड से लिखिए, अच्छे से लिखिए, और उसके बाद कैलकुलेटर का यूज करना सीख लीजिए। सिर्फ पुट करिए वैल्यूज इक्वेशन में, और उसके बाद आपको I1 I2 I3 की वैल्यू मिलेगी, और I3 की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या वैल्यू आने वाली है, जो कुछ I3 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही 3 इक्वेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमको इस 1 के अक्रॉस कैलकुलेशन करना है। अब की बार मैं यहाँ पे IA ले लेता हूँ, यहाँ पर IB ले लेता हूँ, और यहाँ पर IC, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। यहाँ से इक्वेशन लिखूंगा तो क्या जाएगा? -1 × IA -1 IA -IB इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, तो -0.5 IB
-2IB माइनस IC और -1IB माइनस IA इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 बनेगा। और इक्वेशन नंबर 6 के लिए मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। -1 इंटू IC, दिस इज C, -1 इंटू IC -20 -2 IC माइनस IB इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। मुझे लगता है इक्वेशन सही होंगी सारी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको इस 1 ओम में निकालना था, तो इन इक्वेशंस को वैल्यूज को पुट करिए आप, फिर से कैलकुलेटर में सॉल्व करिए और आपको अब की बार वैल्यू मिलेगी IC की वैल्यू। जब आपको यहाँ पर जिस तरह से I3 और IC दो वैल्यू मिल गई, इन दो वैल्यू की हेल्प से आपको अलजेब्रिक सम निकालना है और इस 1 के अक्रॉस वैल्यू को सॉल्व कर देना है। तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है इसमें, बाकी क्वेश्चन तो इजी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, यस सर। है ना? ठीक है, कैलकुलेटर चलाना थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि आ जाएगा तो ये सब चीजें क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे तो ये थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। यस, इसके अलावा कोई और डाउट किसी का? एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट? सर यस सर, जो आपने डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स था सर, हाँ, उसमें जो अपन निकाल रहे, जो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं करंट, वो जो डिपेंडेंट जो खुद वोल्टेज सोर्स है, उसके जो मेन जैसे करंट सोर्स है, उससे जो करंट निकल रहा है, उसके हेल्प से करेंगे क्या सर? वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया गया। कि मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लिया ±10 वोल्ट का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक 1 ओम रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया 3 ओम रेजिस्टेंस, और मैंने एक यहाँ पर मान लीजिए कि एक डिपेंडेंट सोर्स बनाया प्लस माइनस इस तरह से सर्किट में कनेक्ट किया, और इसकी वैल्यू को मैंने लिख दिया 2IX, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I, ठीक। और मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं डिजाइन करता हूँ कुछ इस तरह से, ±10 वोल्ट, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ 2 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया मैंने 1 ओम का, और इस 1 ओम के अक्रॉस मैंने एक करंट सोर्स भी लगा दिया, 1 के अक्रॉस एक करंट सोर्स लगा दिया, 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया IY। और फिर रिमेनिंग सर्किट में मैंने यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया, डिपेंडेंट सोर्स ±2IY, इस तरह से दे दिया। तो अब ये दोनों ही सोर्स में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी ये डिपेंडेंट सोर्स है एंड दिस वन इज आल्सो अ डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स कैसा है बता सकते हो आप? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्या नाम होगा सर? इसका? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वो इसका ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। एक बताया गया मुझे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एक नाम बताया गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो मुझे लगता है कि ये इसका सही नाम होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये नाम गलत है, क्योंकि मैंने कहा था आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखना है सिंबल। सिंबल में अगर प्लस और माइनस है तो इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। तो पहली चीज तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये आपका स्टेटमेंट भी सही है, और जो पहले बोला वो स्टेटमेंट सही है, मतलब दिस सोर्स इज द वोल्टेज सोर्स, ये बात ठीक है। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? दिस वोल्टेज सोर्स वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन द IX करंट। तो ये क्या है? करंट डिपेंडेंट, दिस इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जबकि पहले आपने बोला दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। सिमिलरली ये सोर्स भी जो होगा वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही होगा, पहली चीज। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन था कि सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझना है इसको। उसमें आपने जब क्वेश्चन बोला था तो उसमें आपने दो चीजों को इन्वॉल्व किया था, क्या उसकी वैल्यू किसी करंट पे डिपेंड करेगी या किसी सोर्स करंट पे डिपेंड करेगी, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन बनाए। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ वैल्यू दी गई है 2IX। अब हमें देखना है ये IX वैल्यू क्या है।
ये Ix वैल्यू क्या है, वो जो कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है Ix, इसको हम कह सकते हैं 2 ओम में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम Is लिख रहे हैं। तो ये Ix वैल्यू इस ब्रांच करंट पर डिपेंड कर रही है। ये भी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, दूसरा वाला भी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसकी जो वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, वो एक 1 ओम के सोर्स पे डिपेंड कर रही है। आई वाई इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 एम्पियर, अगर आप यहाँ पे 1 एम्पियर की बजाय 2 एम्पियर लगा दो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आई वाई 2 एम्पियर हो जाएगी। अगर आप इसको हटा करके यहाँ पे 10 एम्पियर लगा दो तो यहाँ पे वैल्यू 2 into 10 एम्पियर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है एक सोर्स की करंट की वैल्यू पे। पहले वाले क्वेश्चन में जो करंट डिपेंड कर रहा है वो ब्रांच की करंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो जिस पे भी डिपेंड कराता है हमें वही वैल्यू को उठा के रख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 को ड्रॉ करेंगे तो जो Ix की वैल्यू है उसको लिख करके सॉल्व कर देंगे ब्रांच के अकॉर्डिंग। 2 को सॉल्व करेंगे तो सोर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो ये डिपेंडेंसी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, इसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इज इट ओके? यस सर। कोई अगर कुछ और डाउट है या कोई और सर्किट आपके दिमाग में इसमें कंफ्यूजन है तो आप शेयर करें, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सर क्लियर? हाँ सर, पर ये जो Ix है वो तो वो 10 वोल्ट के सोर्स से निकल रहा है ना सर? हाँ 10 वोल्ट के सोर्स से आ रहा है करंट, बिल्कुल। तो सर पहले अपन जो 2Ix है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, हाँ उसमें अपन को पहले Ix की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Ix की वैल्यू निकाली एक्चुअली क्या है कि जब आप इक्वेशन लिखते हो ना तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए यार क्वेश्चन को देखता हूँ। अगर आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन को KVL से सॉल्व करना है, मैथ से सॉल्व करना है, मैं मैथ एनालिसिस से करना हूँ, इसमें कंसेप्ट जो समझने वाली चीजें थी वो समझ में आ गई। इसमें कंसेप्ट क्या है, इस सोर्स का नाम क्या है, नाम मतलब ये कौन सा सोर्स है और किस पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है वो किस ब्रांच की। इतना कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद आपको सोचना नहीं है, अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पे करंट ले लो, इसको सिंपली इसको I1 करंट ले लो, इसको I2 करंट ले लो। लिखते हैं इसकी इक्वेशन, +10 -2 Ix की वैल्यू जो है वो I1 है तो मैं लिख दिया -2 I1, ठीक है, -1 I1 - I2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 जैसे लिखते आ रहे हैं। इसके सेकंड के लिए इक्वेशन लिखी, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो जाएगा -3 I2, तो लिख देता हूं मैं -3 I2। अब यहाँ पर आए इस सोर्स में किस टर्मिनल से आउटपुट आ रहे हैं, नेगेटिव से, तो माइनस साइन लग जाएगा तो जाएगा माइनस। अब हमें लिखोगे माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस इसकी वैल्यू है 2Ix, और Ix बेसिकली क्या है, I1 जो हमने नाम एज्यूम किया है उसमें इस ब्रांच के अकॉर्डिंग करंट जो है वो I1 है, इसलिए हमने यहाँ पर भी I1 लिखा था। तो जाएगा -2 I1, ये वैल्यू आ गई। फिर इस वाली ब्रांच पे आ गए, अब इस वाली 1 वाली ब्रांच में है तो -1 I2 - I1, तो -1 I2 - I1 = 0, इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप अप्लाई करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसके बाद सिर्फ वैल्यू को पुट करते हुए जाना है, उस समय फिर सोचना नहीं है ज्यादा कुछ भी। सेकंड वाले में अगर आप लिखोगे तो आप इसमें भी, इस वाले में भी आप लिख करके सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाले में अगर आप लिखते हो इस वाले केस में, अब आप इसमें मैथ्स लगाओगे तो सुपर मैथ्स पे जाएगा। पहले वाले मैथ्स में आप इक्वेशन लिख नहीं पाओगे, दूसरे में लिख नहीं पाओगे, तो आप एक ओवरऑल मैथ्स की इक्वेशन लिखोगे, और जब लिखोगे तो डायरेक्ट I1 तो 1 एम्पियर ही है सर, 1 एम्पियर ही है, तो वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1 2 आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो वही है, जैसे इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था, इसमें डायरेक्टली सॉल्व करके वैल्यू आ गई, उसमें ब्रांच पे डिपेंड कर रही है। किसी में बोल देगा कि वो करंट जो है उस 3 के अक्रॉस है, किसी में बोल देगा इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, उस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी हो सकती है सर। तो वो 2 वोल्ट का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा ना सर? हाँ 2 वोल्ट का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा। हाँ यस, I तो एम्पियर में रहता है सर, जैसे अपन 2I कर रहे थे तो सर वोल्ट हो गया, और सर I तो एम्पियर में है। वो मैग्नीट्यूड है ना, क्लास में डिस्कस किया था ना, वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो सिर्फ उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी यूनिट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर यूनिट लेंगे तो 2 और मल्टीप्लाइड बाई I, तो आप बोलोगे इसकी ऑलरेडी यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट के बाद आपने इसमें एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्ट इनटू एम्पियर, तो पावर बन जाएगी, P हो जाना चाहिए, वॉट हो जाना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है उस वैल्यू पे, वो उसके मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, उस करंट, एक्चुअली वो उस करंट से सोर्स से मतलब नहीं है, उस करंट सोर्स से कितनी करंट फ्लो कर रही है उस मैग्नीट्यूड से डिपेंड कर रहा है। अब उसको वो होता क्या है कि ये कुछ सोर्स ऐसे होते हैं, अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट लगा रहे हो तब ये कुछ अलग तरह से बिहेव करेंगे, अगर आप यहाँ 5 वोल्ट कर दो
तो 5 वोल्ट करोगे तो ये आई एक्स चेंज होगा, और जैसे ये आई एक्स चेंज होगा तो वो इसकी वैल्यू भी चेंज रहेगी। यस सर, यस सर। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1 एम्पियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 × 1 ये 2 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप 1 की जगह 10 एम्पियर कर दो तो ये 10 जैसे लोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये उसके मैग्नीट्यूड पे हम डिपेंड करेंगे, वैल्यू लेंगे, यूनिट पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और डाउट किसी का? इसके अलावा कोई और डाउट अगर है थ्योरी से, लैब से, प्रैक्टिकल से, तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सर If no doubt, then please mark your attendance on the. Be ready. Yes, yes, yes. सर वो क्विज में क्वेश्चन था सर कि आइडियल करंट सोर्स का वो जो रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका आंसर हमने इन्फिनिटी लगा के आए थे, तो पहले वो रॉन्ग बता रहा था। ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में, आपने तब सुना नहीं। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर, 10 मिनट बाद ज्वाइन हुआ था मैं। देखो लेट ज्वाइन करने की वही दिक्कतें हैं ना। तो वो मैंने बताया ना, वो जो क्वेश्चन जो का आंसर गलत था वो मैंने ठीक कर दिया, अभी चेक करो वो सही हो गया होगा। हाँ वही सर, ठीक हो गया है, पर सर मार्क्स उतने ही बता रहे हैं जितने पहले थे। मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, मार्क्स भी बढ़ जाएंगे सर। ऐसा लिखा सबको मार्क्स चाहिए, कंसेप्ट समझ में आया ही नहीं है। ठीक है सर, वहाँ लिखा आ रहा है सर कंसेप्ट, लेकिन क्रॉस लिखा आ रहा है। मेरे में इनकरेक्ट लिखा आ रहा है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो मैंने अदर से अपडेट कर दिया, वो आपके में अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी चीज ये है मुझे कि आपको समझ में आया, वो चीज आपने पकड़ी उस चीज को, तो मैंने सर वो हो जाएगा। हाँ सर, सबमिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कब करना है सर? मैं अभी ओपन कर देता हूँ सबमिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 AIML के लिए, अभी ओपन कर देता हूँ। यस प्लीज सर, लास्ट लैब जब हुई थी तब एनसीसी के सिलेक्शंस हुए थे, तो मैं कॉलेज में आई थी, तो मैं क्विज नहीं दे पाई थी। तो फिर वो क्विज में वापस दे पाऊंगी क्या? क्विजेस के लिए जो भी इस तरह के स्टूडेंट हैं जो किसी जेन्युइन रीजन से क्विज नहीं दे पा रहे हैं, किसी वजह से छूट गई, तो उनको लास्ट में क्विज देने का मौका मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम कुछ 4 या 5 क्विज ओपन करते हैं आप लोग के लिए, और उसमें टाइम कम होता है लेकिन आपको मौका मिलता है करने का। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी रह गई वो लास्ट में अटेंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 10 क्विज ली पूरे सेशन में, मैं उस लास्ट में मैंने 3 या 4 क्विज को ओपन किया, तो उसको आप परफॉर्म करिएगा, तो जो आपकी बेस्ट 10 निकल करके आएंगी वो कंसीडर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। और सर अटेंडेंस का, उस दिन का अटेंडेंस भी नहीं लगा पाई थी मैं। कोई बात नहीं, अटेंडेंस भी हम क्विज से कंसीडर कर लेते हैं। तो अटेंडेंस ओवरऑल आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। तो इस तरह के कभी कभी जो रीजन आते हैं अटेंडेंस नहीं लगा पाया या कभी छूट गई, वो सब हटा करके 75 आपकी मेंटेन होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी मतलब। हाँ, और अगर इनकेस किसी की नहीं होती 75% से कम हो जाती है अटेंडेंस, या कभी एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम होती, तो फिर आप हमको लिस्ट हम शेयर करेंगे। आप बोलेंगे सर हमने अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाए थे लेकिन हमने क्विज अटेंड करी थी, तो जिस वीक की अटेंडेंस आप मार्क नहीं कर पाए लेकिन आपने क्विज में परफॉर्म किया, तो उस क्विज के बेसिस पे आपको अटेंडेंस मिलेगी और आप अलाउ हो जाओगे। ठीक है सर, प्रैक्टिकल्स में वो प्रोसीजर वगैरह नहीं लिखना रहता है ना? हाँ, ये भी हमने आज थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्रैक्टिकल में प्रोसीजर लिखना टोटली आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से आप फ्री हो, आप मत लिखो, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट? जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हाँ जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में डायग्राम है सर, वो वही वाला बनाना है ना सर, वो जो पीडीएफ में है? नहीं, वो अलग से जैसे फर्स्ट जो डायग्राम मैंने, आपकी ब्रांच कौन सी है? AIML? DS? नो सर, DS। AIDS, ओके। आपको अच्छा, आप AIML के किसी स्टूडेंट से कंसर्न करके आप सही डायग्राम ले लीजिएगा, ठीक है? यस सर। AIML आपकी फ्रेंडशिप है किसी AIML ब्रांच के स्टूडेंट से, है ना? तो हाँ होगा। तो AIML की, ठीक है कोई बात नहीं। AIML ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने जब प्रैक्टिकल कराया था तो सर्किट डायग्राम बनाया था, तो अगर आपको वहां से मिल जाता है तो उनसे लेकर के आप करेक्ट कर दीजिएगा उस डायग्राम को। अदरवाइज जिन्होंने थोड़ा सा गलत बना के कर भी दिया है, राजेश सर ने जो बताया था, तो उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, हो जाएगा वो भी। जिन्होंने नहीं, जिनके पास चांस है अभी चेंज करने का, चेंज कर दिए, जिन्होंने सबमिट कर दिया है तो उन्हें कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर वो एक्सपेरिमेंट 3 में जो वो लिखना था कि क्या वो अपने को रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू लिखनी है, उसको सर हम रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, या उसको जो कैलकुलेशन है वो भी हम इस पे लिखे कॉपी पे? फॉर्मूला लिख करके सीधे रफ में कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे भैया कि L इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू होता है, तो L इज इक्वल टू XL अपॉन 2 पाई F है, तो L इज इक्वल टू XL अपॉन 2 पाई F। अब XL की वैल्यू पुट करिए, डिवाइड बाय 2 पाई F लिख करके उसको सॉल्व नहीं करना है, इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही कैलकुलेटर से उसे लिख दीजिए। तो इससे मतलब ऐसा नहीं होगी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट आंसर सर लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, हम उससे समझ में आता है कि इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट किया है, कोई दिक्कत नहीं। यस हाँ, और सर कोई डाउट? एक्सपेरिमेंट 3 का डायग्राम तो वही जो ब्लैक में वाले में। हाँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का चोक कॉइल वाला। तो सर हाँ ये सर उसका डायग्राम वही रहेगा ना जो मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का भी सर्किट डायग्राम, हाँ वो तो सेम ही है, जो मैंने बताया था और जो उसमें बना हुआ है वो दोनों सेम है, तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सर आपने नहीं, राजेश सर ने पढ़ाया था आज हम लोग AIDS। अच्छा, AIDS की बात करें, हाँ उसमें डायग्राम सही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का वो ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हुए और उसके बाद करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, चोक कॉइल, वो ठीक एक्सपेरिमेंट है, आप उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एनी अदर डाउट? तो मान के चलते हैं कि सारे डाउट क्लैरिफाई हो गए हैं आप लोग के। तो अभी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए मूडल पेज पे, और कल मॉर्निंग से हम लोग यूनिट नंबर 2 जैसे कर रहे थे उसी तरह से यूनिट नंबर 2 में एवरेज और RMS वैल्यू आगे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।